नमस्कार, आप सभी का पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ अंचल के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी, जो कि भारत और यूके में व्यापक अनुभव वाले कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। वे कई मेडिकल संस्थानों और बॉडीज़ में कई नेतृत्व पदों पर भी हैं। डॉक्टर पूर्णेंदु जी की मेडिकल यात्रा 1989 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायपुर से शुरू हुई। उनके विदेशी अनुभव में 1996 से 2004 तक यूके में NHS हॉस्पिटल्स में काम करना शामिल है, जहां उन्होंने विभिन्न ऑर्थोपेडिक सब स्पेशलिटीज़ में व्यापक प्रशिक्षण पूरा किया है। अपने मेडिकल प्रोफेशन के अलावा वे सक्रिय रूप से सामाजिक सेवा से भी जुड़े हुए हैं। वे सोसाइटी फॉर केयर इन इमरजेंसी के संस्थापक सदस्य हैं, साथ ही निरामय आरोग्य समिति के संस्थापक सदस्य भी हैं, जो छत्तीसगढ़ में विभिन्न संगठनों की स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का समन्वय करती है। वे आरोग्य भारती छत्तीसगढ़ के संरक्षक भी हैं। वे भगवती प्रकाशन के न्यासी भी हैं, जो राष्ट्रीय मूल्यों से युक्त साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन करने वाली एक संस्था है। ये हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आप PRSU द्वारा स्थापित भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के सम्मानीय सदस्य सलाहकार मंडल हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ हैं प्रोफेसर रविंद्र ब्रह्मे जी, जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं। साथ ही सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के वो डायरेक्टर भी हैं। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मैडम। भारतीय ज्ञान परंपरा की एक बहुत ही दीर्घ और समृद्ध परंपरा रही है, और आज केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा हो रही है। और आज ये भी बात हो रही है कि यह सभ्यता एक धरोहर के रूप में संरक्षित इसको करने की आवश्यकता है। सर, हम ये आपसे समझना चाहेंगे कि वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? आपके प्रश्न में भी इसका काफ़ी निहित है। एक प्रकार से कहें कि वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा ये विश्व की धरोहर है, और जैसा कि शब्द में ही निहित है, ये भारतीय है, इसमें ज्ञान है और एक परंपरा है। अरे भारतीय से हम सभी भारतीय होने के नाते हमारे पूर्वजों द्वारा जो संकलित लंबा अनुभव है और उस अनुभव से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, उस विरासत का हम सब गर्व करते ही हैं। एक सहज स्वाभाविक विषय है, परंतु वास्तव में इसका एक वैश्विक महत्व भी है। और आज विज्ञान बहुत अच्छे से जानता है कि इस भारतीय भूखंड में पिछले 70,000 सालों से होमोसेपियंस रहता आया है। न सिर्फ रहता आया है, अपितु एटकिंसन का एक अध्ययन है, उसने ये भी बताया है कि आज से करीब 45,000 साल पहले से 20,000 साल पहले तक विश्व की आबादी का आधे से अधिक हिस्सा वो इसी भारत में रहता था। तो होमोसेपियंस के विकास में वास्तव में होमोसेपियंस एक सामान्य प्राणी से एक सेपियंस या ज्ञानवान, मेधावान ऐसा जो आदमी बना, उस यात्रा में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विशेष महत्व है। और इतने हजारों साल से जो हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे, वो स्वाभाविक है टेक्नोलॉजी में तो पीछे थे, परंतु उनकी ब्रेन कैपेसिटी, उनकी सोचने की क्षमता, उनकी समझने की क्षमता, उनकी विचार शक्ति वो जैसी हमारी ही है वैसी ही थी। तो ऐसे सुदीर्घ जीवन के प्रवाह का अनुभव धीरे 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 भारत में एकत्र हुआ। और ये भारत इतनी लंबी जीवंत परंपराओं की श्रृंखला जो भारत में है, वो सारे विश्व के लिए यूनिक है एक दृष्टि से। और इसीलिए ये जो लंबा संकलन है वो भारत की परंपराओं में, वाचिक परंपराओं में, पुराने कहानियों में, नृत्य में, गान में,
पुराणों में ये संकलित है, और इसलिए वो एक परंपरा, ये भारतीय जब हम कहते हैं तो इस भूभाग में जीवन का जो सृजन हुआ है उसके अनुभवों का संकलन और विश्व की धरोहर है। फिर ये ज्ञान भी है, ये सिर्फ कोई नॉलेज नहीं है कि हाँ किताब में लिखी हुई कोई बात है या कोई स्किल है या कोई टेक्नोलॉजी मात्र है, ऐसा नहीं, या कोई ऐसा रैंडम उनका समूह नहीं है। ये वास्तव में इसके पीछे एक समझ है, एक दृष्टि है। तो ये एक लंबी ज्ञान की परंपरा है, क्योंकि वस्तुतः इतने लंबे इतिहास में सिर्फ ये चीज़ें सिर्फ तर्कशुद्ध नहीं हुई हैं, ये समय के साथ टाइम टेस्टेड हुई हैं। ये वास्तव में उपयोगी थी, इनका बार बार उपयोग किया जा सकता था, इन परंपराओं का, इन तकनीकियों का, इस ज्ञान का सम्यक उपयोग होता था, और उसका परिणाम बार बार मानव समाज के लिए सकारात्मक था। इसलिए ये ज्ञान और परंपरा का भी मतलब ये है कि परंपरा कभी नष्ट नहीं होती, यानी ये हमेशा अपने को अतीत से जोड़कर रखती है और उस पर इवॉल्व होती है। ये वी आर स्टैंडिंग ऑन दिस शोल्डर ऑफ आवर प्रीवियस जायंट्स। तो उस प्रकार से एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा उस ज्ञान का जो उद्भूत हुआ या जो उसमें विकास हुआ, पीछे के प्रवाहों पर ही नए प्रवाह और नए धाराएं उत्पन्न हुई। तो ये एक परंपरा है। तो इस प्रकार से ये सतत है। हाँ, और ये सतत रूप से चलने के साथ साथ इसमें एक विश्व दृष्टि भी है। ऐसा नहीं है कि ये रैंडम है। ये सारी अलग अलग चीज़ों में भी कई कॉमन ऐसी दृष्टि हैं, कई एक कॉमन चीज़ें हैं जो उस एक पूरा फ्रेमवर्क है जो विश्व कल्याण के जिसमें सबका कल्याण निहित है। ये बात उन्होंने अनुभव कर ली थी, और उस दृष्टि के साथ ये परंपरा विकसित हुई है। ये भारतीय है, ये समग्र है और सबके कल्याण के लिए, और एक लगातार ऑर्गेनिक रूप से इसका विकास हुआ है। इस दृष्टि से हम इसको भारतीय ज्ञान परंपरा, ऐसा हम उसको पूरे अभिमान के साथ कह सकते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छे से भारतीय ज्ञान परंपरा को हम लोग को समझाया, और इससे बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई। और सर, इसी को ध्यान में रखकर भारत सरकार जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना रही थी 2020, तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में उन्होंने कहा कि जो गाइडिंग लाइट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगी वो भारतीय ज्ञान परंपरा होगी, ये उन्होंने बनाई। और इसकी हम सब समझते हैं कि पहले जितनी भी शिक्षा नीति बनी उनमें भारतीय ज्ञान परंपरा औपचारिक रूप से कभी पढ़ाया नहीं गया, और ये पहली बार है कि शिक्षा नीति में इसको सम्मिलित किया गया है। तो इसके जो प्रभाव जो समाज पे होंगे और ये कितने उपयोगी होंगे, और सभी को इसको पढ़ना क्यों आवश्यक है, जानना क्यों आवश्यक है, ये आपसे थोड़ा इस पर प्रकाश चाहते हैं। जी, स्वाभाविक है। देखिए, ये हमारे स्वाधीन होते जाने का एक क्रम है। जी, स्वाधीनता हम सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 हम स्वाधीन हुए, परंतु वास्तव में स्वाधीन हो जाना कोई एक क्षण मात्र का काम नहीं है। ये एक स्वाधीन होना भी अपने आप में एक बड़ा काल क्रम में होने वाला काम है, और ये धीरे धीरे अनफोल्ड होता है। मुझे ऐसे लगता है कि ये स्वाभाविक ही है कि जब भारतीय समाज, भारत स्वाधीन हुआ, तो उसको फिर से इस बात की एक जिसको बोलते हैं ना, प्रतीति हुई कि हमको फिर से जो हमारा तंत्र था, जो हमारा अपना स्वत्व के आधार पर जो तंत्र था, उसको हमको वापस ढूंढना चाहिए, उसको वापस उसके आधार पर ही हमारा विकास होना चाहिए। तो ये स्वत्व की प्रतीति तो बहुत लंबी थी। स्वत्व की प्रतीति के कारण ही स्वतंत्रता संग्राम का और आंदोलन हुआ, परंतु स्वतंत्र हो जाने के बाद भी उस स्वत्व के आधार पर जीवन का निर्माण करना आवश्यक है। ये सबको गहनता के साथ लगता ही है।
और उसलिए ये भारतीय ज्ञान परंपरा को अभी, वरना ऐसा लगता है कि सारी दुनिया जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही शुरू हुई है, ऐसा एक लगता है, परंतु वस्तुतः सत्य नहीं है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि मानवता का इतिहास भारत में इतना प्राचीन है कि हम बहुत चीज़ों को यदि नहीं अगर उनको सहेजेंगे तो मिस कर देंगे। और जिसको गालिब ने कहा ना कि पहले कोई मीर भी था, है ना, देखते कि तुम ही एक उस्ताद नहीं हो गालिब। तो ये अनुभूति हम सबको होनी चाहिए और हमारी परंपराओं के बारे में, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो, जहाँ कम से कम उनको जानकारी तो हो कि भारतीय परंपरा नाम की कोई चीज़ थी, है, अभी भी जीवंत है, चाहे वो नृत्य में हो, चाहे वो संगीत के घरानों में हो, चाहे वो पंडवानी में हो, चाहे वो वेद पाठी ब्राह्मणों के यहाँ हो, चाहे वो हमारे रास करने वाले कलाकारों के घर में हो। तो ये परंपरा है, जीवित है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर इसका कालानुक्रम में, जैसे पीजी कोर्सेज में, तो उसका उस पुराने उस किसी स्ट्रीम में भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या था, उसके आधार पर आज क्या चीज़ काल सुसंगत हो सकती है, उसका प्रवाह कैसा रहा। और फिर स्पेशल हम IKS में भी पीजी कर सकते हैं, जहाँ उस आधार पर भविष्य का भी कई नीतियाँ, जो जिसको हम कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस धरती के लिए शायद बहुत सहज नहीं है, या सारी दुनिया के लिए भी अत्यंत भौतिकवाद, और जिसको कंज्यूमरिज्म, ऐसे कई चीज़ें, आज सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज आते हैं। ये सारी चीज़ें इन सब विसंगतियों को, विद्रूपताओं को दूर करने के लिए भविष्य में भी हम भारतीय ज्ञान तंत्र के आधार पर कुछ कर सकते हैं क्या? तो ये सारे अध्ययन, अध्यापन, शोध आवश्यक हैं, उन्हें लाना होगा। क्योंकि अभी सर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये पहले तो वो पढ़ के स्कूल लेवल से आए नहीं, क्योंकि अभी जो नवीन शिक्षा नीति, ये राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई, उस पर इसको अनिवार्य पहली बार किया गया। और कई बार जो बच्चे हैं इंजीनियरिंग में हैं या मेडिकल में हैं और फार्मेसी और दूसरी जगह फिजिक्स या केमिस्ट्री में, उनको इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इन जो ज्ञान के सभी क्षेत्र हैं, इसमें जो भारतीय जो परंपराएं हैं और भारतीय ज्ञान का कितना योगदान है, चाहे गणित में हम देखें या और दूसरे आयुर्वेद में देखें, तो ये समझते हैं कि ये ज्ञान, जैसे आपने कहा, बहुत सही बात कही कि जो आधुनिक जो समस्याएं हैं उनका निदान कहीं पर हमारे जो ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं, जो गौरवशाली परंपराएं हैं, उनमें कहीं पर है। जैसे आपने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण दिया, तो ऐसी कई नवीन समस्याएं आ रही हैं जिनका कि शायद हमारे यहाँ हम एक अल्टरनेट कोई ग्रोथ मॉडल या डेवलपमेंट, एक समग्र विकास का एक ऐसा देश है जो भौतिकवाद से जो समस्याएं आई हैं। तो अंत में सर हम लोग यही आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी तो ये शिक्षा नीति के माध्यम से एक प्रयास हो रहा है, परंतु ये चीज़ तो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, और इसमें शासन का योगदान और साथ ही जो सामाजिक संस्थाएं हैं इनका भी कुछ योगदान हो। इसके लिए आप अपना कोई संदेश देना चाहेंगे कि इसे, अभी ये एक प्राथमिक स्थिति पे है, हमने जो शुरू किया है, इसका बहुत अभी इसको आगे जाना है, समझिए अभी ग्राउंड लेवल पर है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि सभी चीज़ें जब शुरू होती हैं तो उनमें कुछ असमंजस बना रहता है। अभी कई बार ऐसा लगता है कि ये क्या है, ऐसा एक असमंजस बना है, परंतु जैसे जैसे हम इन विषयों में अंदर उतरेंगे तो हमको, जैसा आपने कहा, एक वैकल्पिक जीवन दृष्टि भी उत्पन्न होगी। ये एक सिर्फ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ने मात्र की चीज़ नहीं है, भविष्य के जीवन के लिए, समाज के जीवन में जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सामान्य प्रशासन का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था की चीज़ें हों, और उसके मेटलर्जी के विषय हों, जिसको आजकल हम जैविक खेती बोलते हैं, वृक्ष आयुर्वेद है, योग है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मानवता के कल्याण के ही लिए हैं। और ये सारे तंत्र
इसी भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम के ही हिस्से हैं। तो निसंदेह समय के साथ छात्र इसमें अपना मन लगाएंगे, टीचर्स इसमें योगदान देंगे, तो एक नया कल्चर देश में और उत्पन्न होगा, ऐसा लगता है। तो उस दृष्टि से हमको ये भी सोचना चाहिए कि भारतीय जो वास्तव में जब मानव विकसित हो रहा था उस समय भारतीय ज्ञान तंत्र उद्गम हुआ। तो जैसे बच्चा भले इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे लॉयर बने, पर पहली में तो सब वही पढ़ते हैं ना, क ख ग घ, या 1 और 1 2, या पहाड़ा, या एक नृत्य सीख लेंगे, या फिर कुछ गाना सीख लेंगे, पोएम सीख लेंगे। तो ये जो मौलिक विषय हैं, मुझे लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में भी सबसे मजबूत चीज़ें यही हैं। भाषाओं का तंत्र भारत में सबसे मजबूत है। संस्कृत भाषा, गणित, भारतीय ज्ञान परंपरा में गणित, चाहे वो त्रिकोणमिति हो, चाहे वो रेखा, सारी चीज़ें बहुत मजबूत हैं। नृत्य आज तक इतने साल की गुलामी के बाद भी, जैसे मैंने कहा ना कि शास्त्रीय संगीत के घराने वैसे के वैसे बने हैं और उसके सिवाय उनका कोई विकल्प भी नहीं हुआ नृत्य के घराने में। तो ये सब आप कह सकते हो कि मानव जीवन के जो एकदम बहुत मौलिक है, मानव संस्कृति के निर्माण के जो आधारशिलाएँ हैं, वो परंपराएं भारत में बहुत मजबूत रही हैं। उससे जब हम अपने आप को जोड़ेंगे तो हमारा भवन बहुत अच्छा बनेगा। तो ये वास्तव में इसको समाज में ये ऑलरेडी है। जैसे मैंने कहा, वास्तव में भारतीय ज्ञान परंपरा समाज में अभी भी है। ये तंत्र से हट गई, आज हमारे महाविद्यालयों में नहीं है, विश्वविद्यालयों में नहीं है, परंतु आप गांव में चले जाइए तो अभी भी हमारे हाड़वैद्य के पास लोग जाते हैं, और जब हमसे परेशान हो जाते हैं तब वहाँ जाते हैं, और वो परंपराएं मजबूत हैं। हमको उनका अनुभव लेना है, इतना ही मैं कहूँगा, और ये बहुत लोकोपयोगी है। सर, आज की चर्चा बहुत ही सारगर्भित और एनलाइटनिंग रही है, और निश्चय ही IKS का उद्देश्य केवल ज्ञान का संरक्षण और प्रसार करना ही नहीं है, लेकिन उसको किस तरह से हम मॉडर्न कंटेक्स्ट में उसको किस तरह से ला सकें, क्योंकि जो हमारे आज के रेलेवेंस में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, शायद उनके उत्तर हमको, अगर हम वापस अपने रूट्स में जाते हैं, हमारे भारतीय ज्ञान परंपराओं में शायद उसके जवाब छुपे हुए हैं। और उसी के लिए हमको सभी को सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है। और जैसा कि आपने बहुत सही इंगित किया कि हमारे जो नई पीढ़ी है उससे दूर होती जा रही है, तो यहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद और भी बढ़ जाती है कि हम उनको, जो हमारे भारतीय ज्ञान में परंपराएं हैं, जो बहुत सारे, क्योंकि ऐसे चीज़ें हैं जो कि किसी टेक्स्ट में हमको नहीं मिलती हैं, ओरल ट्रेडिशंस के फॉर्म में जो उपलब्ध हैं, उसको हमको संरक्षण करने की भी ज़रूरत है, तथा हमको छात्रों तक भी उसको लाने की ज़रूरत, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसी क्षेत्र में आप देखेंगे कि जो भारत सरकार भी इसमें बहुत इनिशिएटिव्स लिए हैं, और जो भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र की जो स्थापना की जा रही है, उसमें भी बेसिक उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम शिक्षा और अनुसंधान को एकीकृत करें, और उनके थ्रू हम जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं उसके सल्यूशंस हम ला सकेंगे। और सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, और निश्चय ही आपकी बातें इस पॉडकास्ट के थ्रू एक वाइडर ऑडियंस तक, जो कि ना केवल छात्र हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, और समाज के हर कोने तक हमारी बात पहुंचेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद आपका मौका देने के लिए। जरूर। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।